मॉर्निंग टोटल स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और समझेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा सारा क्लास 10 के लिए। क्लास 10 का है, ठीक है। क्लास 10 का ज्योग्राफी, क्लास 10 का ज्योग्राफी चैप्टर 6 है। चैप्टर का नाम है विनिर्माण उद्योग। चैप्टर का नाम है विनिर्माण उद्योग। चलिए एक एक करके सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एकदम गर्दा उड़ा देंगे सारा क्वेश्चंस को। क्या कर देंगे? गर्दा उड़ा देंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आप लोग सब यहीं पे रहेंगे और ध्यान से देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग समझते जाएंगे। सबसे पहले विनिर्माण किसे कहते हैं? क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है? विनिर्माण किसे कहते हैं? विनिर्माण किसे कहते हैं? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहा जाता है। ये बात तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम बताते हैं विनिर्माण किसे कहते हैं। जो पहले से निर्माण है उसको फिर से क्या करना है? निर्माण करना है। पहले से जो वस्तु बना हुआ है, लेकिन उसको क्या करेंगे? फिर से हम बनाएंगे। जब उसको फिर से बनाएंगे तो उसका मूल्य, उसका वैल्यू में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसका वैल्यू में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसी को कहते हैं विनिर्माण। जैसे एग्जाम्पल में विनिर्माण, जैसे कपास है तो उसको हम पहले, कपास जो है किसानों के थ्रू पहले से उत्पादन हो चुका है, कपास तो है, लेकिन कपास से हम क्या बना दे रहे हैं? कपड़ा बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं? कपड़ा। तो कपड़ा का रेट और कपास के रेट में अंतर होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो जो फैक्ट्रियों में काम करके, है ना, फिर से उसको क्या करता है? निर्माण कर दिया जाता है, तो उसी को कहते हैं विनिर्माण। क्या कहते हैं? विनिर्माण। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा आप लोग ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वीडियो जब होता है कहीं अचानक कभी कभी धुंधला हो जा रहा है क्या? नहीं हो रहा है? नहीं तो होता है, हम कभी कभी देखते हैं कि बीच बीच में अचानक 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए धुंधला हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा कारक किसी उद्योग की अवस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? देखिए किसी भी उद्योग में, उद्योग हो गया, फैक्ट्री हो गया, उसमें सबसे ज्यादा किसका भूमिका रहता है? सबसे ज्यादा भूमिका किसका रहता है? तो न्यूनतम उत्पादन लागत। सबसे भूमिका क्या लगता है? न्यूनतम उत्पादक लागत। उत्पादन लागत का मतलब होता है किसी भी चीज का अगर हम निर्माण कर रहे हैं तो निर्माण करने में कम से कम खर्च हो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है ना जी, किसी भी कंपनी के लिए। अगर हम किसी चीज को निर्माण, अगर ये पेन बना रहे हैं, अगर पेन बनाने में मेरा खर्च हो जाएगा 25 रुपया, तो मार्केट में एक पेन 30 रुपया में बेचने में हालत खराब हो जाएगा, बिकेगा ही नहीं। चूंकि एक से एक कंपनी जो 3 रुपया और 2 रुपया में बेच रहा है और हम 25 रुपये में बेचेंगे, 30 रुपये में बेचेंगे, तो बिकेगा हमारा? नहीं बिकेगा। तो विनिर्माण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जब हम प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे, तो उसका लागत जो होना चाहिए कम होना चाहिए। लागत क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अधिक से अधिक कम पैसे में वो बनकर तैयार हो जाएगा। कोई भी वस्तु अगर हम 1 रुपये में बना दें तो उसको अगर कोई कंपनी अगर 3 रुपये में पेन बेच रहा है ना, तो हम मात्र 2 रुपये में पेन बेच देंगे जी। बात सही कि नहीं है? ऐसा कब संभव होगा? जब हमारा लागत कम होगा। अगर ज़्यादा लागत रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? कम में बेच ही नहीं पाएंगे। बेच पाएंगे क्या? नहीं बेच पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका रहता है किनका रहता है? तो न्यूनतम उत्पादन लागत का। कोई दिक्कत? चलिए दिक्कत नहीं है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। विनिर्माण उद्योगों का क्या महत्व है? आखिर विनिर्माण उद्योग का महत्व क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट रखता है ना? किसी भी कंपनी के लिए जो है फिर से उत्पादन, प्रोडक्शन क्यों करता है, आखिर क्या फायदा है इससे, क्या महत्व है? तो विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से कृषि उत्पादन और वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा मिलता है। देखिए विनिर्माण से क्या होता है? सबको बेनिफिट मिलता है। किसको? सबको। देखिए किसको किसको मिल रहा है? सब विनिर्माण उद्योगों का विकास जब हुआ तो क्या लगा? स्पर्धा मतलब कंपटीशन से कृषि उत्पादन में और वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या किया? कंपटीशन के क्या बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन होने लगा मार्केट में, है ना जी। चूँकि अगर कोई 2 रुपये, अभी बात करें तो हम लोग, अगर कोई 2 रुपये में पेन बेच रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि उससे कम में ही बेच दे, है ना, क्योंकि कंपटीशन हो रहा है और पूरा जनता को इससे फायदा होता है कि कम कीमत में उसको वस्तु मिल जाता है।
बात सही कि नहीं है? अगर कंपटीशन ही नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ का जो वैल्यू रहेगा, जो वस्तु का जो रेट रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा, और फिर हर जो गरीब से गरीब लोग उसका जो फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, है ना जी। तो विनिर्माण का यही फ़ायदा है कि हर एक व्यक्ति उसको क्या कर सकता है, खरीद सकता है। क्यों खरीद सकता है? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन की भावना बढ़ जाएगा, और जब कंपटीशन की भावना बढ़ जाएगा तो कोई भी जो मार्केटिंग का जो काम कर रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो रहते हैं जो अपना सामान को बेचेंगे वो अधिक से अधिक दामों में नहीं बेचना चाहेंगे, क्योंकि अगर वो अधिक रेट रख देते हैं तो दूसरा कंपनी कम में रेट में वो ज़्यादा सेलिंग कर देगा। इसलिए उसको कंपटीशन देने के लिए कोशिश करेगा अगला आदमी कि जो अगला आदमी बेच रहा है उसे हम कम में बेच दें, है ना। ये फायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, बोला है कि उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उद्योग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। देखिए, उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो कच्चे माल की उपलब्धता, उद्योग, कोई भी उद्योग चलता है, कोई भी फैक्ट्री चलता है तो सबसे पहले कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चे रॉ मटेरियल उसके पास है या नहीं है। अगर हम सूती कपड़े का मिल बना रहे हैं तो देखेंगे अगल बगल में कपास की खेती हो रहा है कि नहीं, कपास हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। और चीनी का फैक्ट्री खोल रहे हैं तो आसपास में हम लोग देखेंगे कि गन्ने का उत्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बात सही कि नहीं है? तो कच्चे मटेरियल वहाँ पे होना चाहिए, अधिक महत्व रखता है और ये प्रभावित करता है। दूसरा नंबर में है पूर्ण श्रमिक। दूसरा नंबर में क्या है? श्रमिक। अगर हम फैक्ट्री खोल दिए हैं तो वहाँ पे काम करने के लिए जो श्रमिक है वो श्रमिक वहाँ से उपलब्ध हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो ये महत्व रखता है, मतलब ये इफेक्ट डालता है। उसके बाद पूंजी कि उसमें कितना पैसा लगेगा। बाजार, आसपास में बाजार है या नहीं है, कि यहाँ पे बना लिए हैं और बेचने के लिए जाना पड़ेगा कोलकाता, है ना जी, तो क्या हो जाएगा, बहुत डिस्टेंस पड़ जाएगा, जितना में हम लोग खर्च नहीं पड़ा उतना भाड़ा लग जाएगा। ये भी प्रभावित करता है कंपनी को। शक्ति के साधन, शक्ति के साधन जैसे बिजली उत्पादन हो गया, जल का प्रोडक्शन हो गया, जल का उपलब्धता हो गया, यहाँ पर है या नहीं है। क्योंकि जल हो गया, बिजली हो गया, जब तक नहीं रहेगा तो कोई कंपनी चलेगा ही नहीं, कोई फैक्ट्री चलेगा ही नहीं। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। वित्तीय संस्थाएं, उसके बाद आपको मदद करने के लिए वित्तीय संस्थाएं आपको सहयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे होता है कि बहुत बड़ा कंपनी खोल रहे हैं या फिर बहुत बड़ा फैक्ट्री खोल रहे हैं, तो उस फैक्ट्री में लगाने के लिए तरह तरह का मशीन लगाना होता है, वो पैसा कहाँ से आएगा? अपने पास आप 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख लगा सकते हैं। आपका जो प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, जो कंपनी फैक्ट्री जो तैयार हो रहा है वो करोड़ों का तैयार हो रहा है, तो क्या अपने से कर सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए आपको सहयोग लेना पड़ता है वित्तीय संस्थाएं से, जैसे बैंक हो गया, होता ही नहीं होता है, तो वहाँ से लिया जाता है, या फिर और कोई कंपनी उससे लिया जाता है मदद, और फिर उसके थ्रू में उसको भी एग्रीमेंट के तहत उसको भी पैसा कुछ दिया जाता है, अपना बेनिफिट का दिया जाता है ना। तो वही चीज़ होता है कि उद्योगों की स्थापना करने में कौन कौन से कारक है जो प्रभावित डालता है। तो कौन कौन से कारक है तो हम लोग लिख देंगे कि सबसे पहले कच्चे माल की उपलब्धता है या नहीं है ना, ये प्रभावित करेगा। श्रमिक, पूंजी, बाजार, शक्ति के साधन, वित्तीय संस्थाएं, ये सब क्या करता है? प्रभावित करता है। सारा नाम लिख देंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आधारभूत उद्योग किन्हें कहते हैं या फिर किसे कहते हैं? आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? देखिए क्वेश्चन है, आधारभूत उद्योग तो ऐसे उद्योग जिनके उत्पादन व कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, प्रगलन उद्योग। यानी बोला जाता है आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? तो वैसा उद्योग जो किसी दूसरे उद्योग पर निर्भर है, वैसा उद्योग जो किसी दूसरे उद्योग पर निर्भर है। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एक हो गया लौह अयस्क उद्योग, क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया ना, लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग। ये उद्योग कब चलेगा? जब ये उद्योग कब चलेगा? हाँ, ये उद्योग कब चलेगा? जब इसके लिए रॉ मटेरियल के लिए क्या था, एक दूसरा उद्योग चल रहा है, इसके लिए क्या था, एक और उद्योग चल रहा है जो खनन होता है, जहाँ पे लोहे को बनाया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है? लोहे को बनाया जाता है, लोहे का प्रोडक्शन किया जाता है, लोहे को निकाला जाता है ना जी। तो ये क्या हो जाएगा?
ये सब क्या होता है, आधारभूत उद्योग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधारभूत उद्योग। इस सब का काम रहता है कि लोहे को हमको क्या करना है, बढ़िया से बनाना, लोहे को तैयार करना, लौह इस्पात तैयार करना, स्टील तैयार करना, एल्युमिनियम तैयार करना, है ना। और ये लोहे वगैरह को तैयार करता है। अब इसके बाद देखिएगा तो ये हो जाता, ये हो जाएगा आपका आधारभूत उद्योग। ये क्या कहलाएगा, आधारभूत। लेकिन अब इससे कौन कौन सा दुकान चलता है, कौन कौन सा फैक्ट्री चलता है, तो लोहे से संबंधित जितना भी फैक्ट्री चलता होगा, जैसे हम लोग देखते हैं ग्रिल, हम लोग आसपास में देखते हैं ग्रिल गेट बहुत ज़्यादा बन रहा है, खिड़की बन रहा है, बनता है कि नहीं बनता है। तो समझिए ये आधारभूत उद्योग है। इसका अगर ग्रिल गेट खिड़की अगर बन रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ से ये इसको देगा लोहा, तभी इसका चलेगा, तभी ना इसका फैक्ट्री चलेगा, नहीं तो इसका फैक्ट्री चलेगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो इसका आधार ये है, इसका आधार कौन है, ये हो गया। बात सही कि नहीं है। तो आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, तो एक ऐसा उद्योग होता है जो दूसरे फैक्ट्रियों को क्या कहता है, आधार है, दूसरे फैक्ट्रियों का क्या आधार है, उसी को क्या कहते हैं, आधारभूत उद्योग कहते हैं। जब तक अगर ये उद्योग नहीं रहेगा तो ये उद्योग चलेगा ही नहीं। जब तक ये उद्योग सप्लाई करेगा लोहे का, जितना जल्दी सप्लाई करेगा, स्टील का सप्लाई करेगा, तब इसका फैक्ट्री चलेगा। जिस दिन ये बोलेगा कि ये लोहा सप्लाई भी बंद हो जाएगा जी 1 साल के लिए, तो इसका भी फैक्ट्री 1 साल के लिए बंद हो जाएगा, नहीं बंद होगा। हाँ, तो आधारभूत उद्योग इसी को कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए आ गया। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा कि भारत का कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। क्वेश्चन पूछते जाता है कि भारत में कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र है, भारत में बना हुआ है, कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र है ना, जो जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ, जो जर्मनी मदद किया है भारत को और भारत में स्थापना किया है। कौन सा है वो, तो वो है राउरकेला में है। कहाँ पे है, राउरकेला, राउरकेला उड़ीसा में है। भारत में पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कब व कहाँ लगाया गया था। देखिए भारत में सबसे पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र का उद्योग जो है भारत में कहाँ लगाया गया था, तो मुंबई में लगाया गया था। और कब लगाया गया था, तो 1854 में लगाया गया था, याद रहेगा। यहाँ भी कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील बाजार में उपलब्ध करवाती है, कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में उपलब्ध करवाती है, कौन सा कंपनी है जी, कौन सा एजेंसी है जी, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या है, एजेंसी है। और इस एजेंसी का काम क्या है कि बाजार में स्टील, देखिए स्टील के बाजार में उपलब्ध कराता है, मतलब सारा स्टील को क्या करता है, बाजार में उपलब्ध करवाने का काम करता है। कौन सा कंपनी, हाँ ये कंपनी नहीं एजेंसी है, क्या ये एजेंसी है। अगला है सीमेंट उद्योग की इकाइयां गुजरात में क्यों लगाई गई। देखिए बात यहां पर यह है, सीमेंट उद्योग की इकाइयां गुजरात में ही क्यों लगाया गया। देखिए सीमेंट उद्योग जो लगाया, सीमेंट उद्योग जो फैक्ट्री वगैरह लगाया गया गुजरात में क्यों लगाया गया, दूसरे जगह क्यों नहीं लगाया, उसके पीछे क्या रीजन है। देखिए गुजरात में इस उद्योग को खाड़ी देशों में निर्यात की सुविधाएं उपलब्ध है, क्योंकि गुजरात के बगल वाले जितने भी देश हैं आसपास में, वहाँ पे सीमेंट को क्या किया जाता है, निर्यात किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। जो वहाँ पे आखिर जहाँ पे डिमांड होगा वही ना लगाएंगे। अब हम बना दिए हैं, बिकेगा ही नहीं, बिकेगा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा बनाने से, फैक्ट्री खोलने से कोई फ़ायदा है क्या, नहीं फ़ायदा। तो इसलिए गुजरात के क्षेत्र में लगाया गया, ताकि वहाँ के बगल वाले जितने भी देश हैं उस सारा देश में क्या होता है, निर्यात किया जाता है, मतलब बेचा जाता है। निर्यात का मतलब होता है बेचना, तो दूसरे देशों में यहाँ पे सप्लाई किया जाता है, बेचा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला सीमेंट उद्योग कब और कहाँ स्थापित हुआ। तो 1904 में सबसे पहले सीमेंट उद्योग खुला था, और कहाँ खुला था, चेन्नई में खुला था। चलिए भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी का नाम से किसे जाना जाता है, बेंगलुरु को, बेंगलोर को, है ना। याद रखिएगा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बोर्ड मॉडल क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन है द्वितीयक क्रियाओं का क्या अर्थ है। द्वितीयक, देखिए द्वितीयक क्रियाओं का क्या अर्थ है। द्वितीयक क्रियाओं में लगे व्यक्ति कच्चे माल का आकार बदलकर व उसे परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। अभी हम लोग बताएं जो विनिर्माण का काम होता है द्वितीयक क्रियाओं में होता है। किसमें होता है, द्वितीयक क्रियाओं में होता है ना जी। द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत वे सारा काम आता है जो विनिर्माण का काम करता है। विनिर्माण का काम करता है मतलब समझ में आ गया।
इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में ही बता दिए थे विनिर्माण का मतलब क्या होता है, जो प्रकृति से किसानों द्वारा जो प्रोडक्शन किया गया, जो उत्पादन किया गया है उसको क्या करता है, फिर से क्या करना है, विनिर्माण करता है, नए तरीकों में चेंज करता है ताकि लोग उसका उपभोग करने लायक बने। जैसे कपास किसान लोग उपजा दिए कपास, अब लोग कपास तो हम लोग पहनेंगे नहीं, कपास पहनेंगे क्या, पहन लेंगे ना हम लोग सबको कपास कपास नहीं पहना जाता है, बस ही नहीं है, तो उसको फैक्ट्रियों में क्या करें, विनिर्माण करें, उससे कपड़ा बनाएंगे और फिर उसको हम लोग पहनेंगे, उपयोग करने लायक बनाएंगे, बस ही नहीं है। तो जितना भी फिर से पुनः निर्माण किया जाता है उस सबको क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, हाँ द्वितीय क्रिया कहेंगे या विनिर्माण कहेंगे। तो द्वितीय क्रियाओं में कौन कौन सा काम आता है समझ में आ गया कि जितना भी विनिर्माण का काम आ जाएगा सब के सब क्या हो जाएगा, द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आएगा। चलिए देखिए, कौन से उद्योग में चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, सीमेंट उद्योग में। क्या होगा, सीमेंट उद्योग में। पेराम्बूर किस लिए प्रसिद्ध था, तो रेलगाड़ी व मालगाड़ी के डिब्बे बनाने के लिए। किसके लिए, रेलगाड़ी और मालगाड़ी के डिब्बे बनाने, वही ट्रेन का जो गाड़ी जो डिब्बा नहीं बनता है उसके लिए डिब्बा बनाने के लिए फेमस था। पटन देखिए, पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, बांग्लादेश। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा। भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में है। वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले उद्योगों का नाम बताइए। देखिए, जो वायु प्रदूषण को क्या करता है, बढ़ावा देता है, वायु प्रदूषण का बढ़ावा देता है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वायु को प्रदूषित करता है। वायु प्रदूषित करने वाले कौन कौन सा फैक्ट्री है जो वायु को क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषित करता है। चलिए देखिए, प्रगलन उद्योग जहाँ पे लोहा हुआ को एकदम गला कर बनाया जाता है। रसायन व कागज उद्योग जहाँ पे रसायन केमिकल वगैरह का यूज़ होता है, ज़्यादा कागज बनाया जाता है, वहाँ पर हो जाएगा। तेल शोधन सलाएँ, तेल शोधन यहाँ पे तेल वगैरह का निर्यात किया जाता है या फिर निर्माण किया जाता है, निकाला जाता है। ईंटों के भट्टे जहाँ पे ईंटा वगैरह पकाया जाता है ना, इन सभी जगहों पर क्या होता है, हाँ वायु को ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषित होता है। अगला है देखिए, ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देने वाला उद्योग कौन है, जो ध्वनि को क्या करता है, प्रदूषित करता है। चलिए देखते हैं ध्वनि को प्रदूषित कौन करता है। तो ध्वनि को प्रदूषित करने वाला जो है वो जनरेटर, कौन देता है, जनरेटर। औद्योगिक व निर्माण का, जहाँ पे उद्योग फैक्ट्री वगैरह रहता है वहाँ पे बड़ा बड़ा मशीन लगा हुआ रहता है, मशीन का आवाज़ आता है जो ध्वनि को प्रदूषित करता है। लकड़ी चीरने वाले कारखाने, देखिए जहाँ पे लकड़ी को चीरने का लिए जो कारखाना रहता है, जहाँ पे लकड़ी को काटा जाता है ना जी, तो उसका भी मशीन रहता है बड़ा सा, वो आवाज़ करता है, तो वहाँ से भी। विद्युत ड्रिल मतलब कि जो मशीन वगैरह ड्रिल करने वाला जो मशीन रहता है वो भी क्या करता है, ध्वनि को प्रदूषित करता है। मतलब इतना जानिए, आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं कि कौन कौन से क्या था क्वेश्चन में, एक बार देख लीजिए, कंपनी है, हाँ ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले उद्योगों का नाम। तो ध्वनि प्रदूषण, तो जिससे ध्वनि उत्पन्न होता है ज़्यादा से ज़्यादा, वही क्या करता है, ध्वनि को प्रदूषित करता है। ठीक है, अब उसके लिए आप जितना नाम जानते हैं अपने से भी लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा उद्योग चूना पत्थर का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है, इससे पहले देख लेते हैं सीमेंट। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता बंदरगाह का भार कम करने के लिए कौन सा प्रमुख बंदरगाह विकसित किया गया है। कोलकाता बंदरगाह का भार कम करने के लिए, जैसे कोलकाता से बहुत ज़्यादा एकदम रास्ता बिजी था, है ना जी, इतना ज़्यादा बिजी था वहाँ पे, इतना ज़्यादा बिजी रहता था कि वहाँ से लोगों को कम करने, भीड़ कम करने के लिए, है ना, क्या उपाय किया गया है, कौन सा बंदरगाह को विकसित किया गया। तो देखिए, हल्दिया को कोलकाता बंदरगाह का भार कम करने के लिए विकसित किया गया। तो कौन सा होगा, हल्दिया। क्या होगा, हल्दिया बंदरगाह को विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सूती वस्त्रों के 2 प्रसिद्ध केंद्रों का नाम बताइए। सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन कौन सा था, मुंबई और अहमदाबाद। क्या होगा, मुंबई और अहमदाबाद। चलिए अब थोड़ा सा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताइए, है ना, किसको, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक का नाम बताना है। उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक का नाम, जो उद्योगों को क्या करता है, प्रभावित कर सकता है।
कौन कौन सा है? तो भौतिक कारक में हम लोग लिखे हैं, क्या लिखे हैं? कच्चे माल की उपलब्धता, बात सही, इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं। शक्ति के साधन, इससे पहले बता चुके हैं। अनुकूल जलवायु, वहाँ का जलवायु मतलब वहाँ पर का जो मौसम है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंडा, हमेशा पानी ही पड़ते रहता है, तो जलवायु भी वहाँ पे क्या होता है, इफेक्ट डाल सकता है। ये तो पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ज़्यादा विचार नहीं करेंगे इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा छोटा करेंगे तो नहीं समझ आएगा। देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक बताइए। अब यहाँ पे मानव के कारण बताइए, उद्योग को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक को बताइए कि मानव द्वारा कौन कौन सा कारक है जो उद्योग को प्रभावित कर सकता है। चलिए देखते हैं। इससे पहले हम लोग भौतिक कारक देख रहे थे, अब देखते हैं हम लोग मानवीय कारक। कौन सा कारक? मानवीय कारक। तो मानवीय कारक क्या हो सकता है? श्रम हो सकता है। क्या हो सकता है? श्रम, तो जो काम करते हैं, मेहनत जो करते हैं वो। दूसरा में पूंजी, कि वो कितना पैसा लगा सकता है, कितना धन लगा सकता है। उसके बाद हो गया बाजार, कि आसपास में बाजार है या बाजार नहीं है, कितना बाजार में मार्केटिंग में कितना वो मेहनत करते हैं। परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा आदि की सुविधाएं। परिवहन का, अगर एक जगह से दूसरे जगह तक हम लोग अगर वस्तु को ले जाना है तो उसके लिए सुविधा है या नहीं है। संचार, बैंकिंग, संचार यहाँ पे कॉमा देंगे। संचार मतलब हो गया कि हमारे जो वस्तु है उसके बारे में लोग जान रहे हैं कि नहीं है। अगर हम जिस चीज़ को बनाए हैं उसके बारे में लोग जानेंगे तभी ना खरीदेंगे, नहीं जानेंगे तो कहाँ से खरीदेंगे? कोई खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। उसके बाद बैंकिंग, बैंक से हमारा कंसल्ट जो है अच्छा है या नहीं है, वहाँ से हमको सुविधा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बीमा, अगर हमारा बीमा मतलब होता है इंश्योरेंस, है ना जी। इसमें अगर फैक्ट्री में अचानक आग लग गया या फिर किसी तरह से कोई घटना घट गया तो उसका भरपाई कौन करेगा? बस है कि नहीं है? इसीलिए क्या था, बीमा करवाया जाता है। तो बीमा करवाया गया है या नहीं है। अचानक देखते हैं, बहुत सारे आप लोग देखते होंगे, बहुत बड़ा दुकान हम खोल दिए हैं, ठीक है, अचानक आग लग गया, जितना भी संपत्ति में पैसा लगाए थे यहाँ पे सारा बर्बाद हो गया। लेकिन वही चीज़ अगर हम बीमा करवा लेते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। यहाँ पे बीमा वाले जो भी कंपनी का आदमी आएंगे यहाँ पे मुहैया करेंगे, जांच करेंगे, देखेंगे और उसके हिसाब से फिर से आपका क्या करेंगे, जितना भी जला हुआ है उस सारा रिफंड करने का प्रयास करेंगे। रिफंड करने का प्रयास कर रिफंड लगभग हो ही जाता है, ये सब रहता है। उसके बाद आधारिक संरचना की जो बनाए हैं, किस तरह से हम लोग तैयार किए हैं। उद्यमी, उद्यमी मतलब क्या होता है, उद्यमी का मतलब क्या होता है हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस क्या है, सरकारी नीतियाँ ना। क्वेश्चंस है, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के उद्योग में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। कौन कौन सा, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में क्या करना है, अंतर। वैसा क्षेत्र जो सभी लोगों के लिए, वैसा कंपनी, वैसा उद्योग जो सार्वजनिक है और एक उद्योग जो निजी क्षेत्र का है, प्राइवेट है, दोनों में क्या अंतर है, बस है कि नहीं है। सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग दोनों में क्या अंतर है, चलिए देखते हैं क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सरकारी लिखा हुआ है, यहाँ पे सार्वजनिक होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सार्वजनिक लिखा हुआ है, यहाँ पे बगल में लिखा हुआ है सरकारी नीतियाँ या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, ये हम लोग लिखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, वे उद्योग जिनका स्वामित्व राज्य या सरकार, केंद्रीय सरकार के किसी संगठन के पास होता है। तो वैसा उद्योग जिसका जो मालिक रहता है, स्वामित्व का होता है मालिक, जिसका मालिक राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, बस ही नहीं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कहेंगे, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग किसे कहेंगे, जिसका मालिक राज्य सरकार होता है या केंद्र सरकार। मतलब सीधा सीधी बोलिए ना कि जिसका मालिक सरकार है, चाहे राज्य सरकार है या है केंद्र सरकार है, तो उसी को क्या कहेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र कहेंगे। चलिए, जैसे भारतीय रेल का निर्माण जब करता है, जब भारत का जो रेल का निर्माण होता है वो कोई पर्सनल व्यक्ति जाके काम नहीं करता, वहाँ पे सरकार द्वारा जो कंपनी है उसके थ्रू जो आदमी को इनपुट किया गया, जिसको जॉब दिया गया, वो वहाँ पे बनाएगा। जहाज का निर्माण उसी द्वारा होता है। भिलाई और दुर्गापुर लोहा इस्पात उद्योग, मतलब भिलाई और दुर्गापुर में जो लोहे का इस्पात का उद्योग है, वहाँ भी क्या होता है, सब सरकारी के द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा चलाया जाता है, सरकार के द्वारा चलाया जाता है। तो सरकारी उद्योग हो जाएगा, वो सार्वजनिक उद्योग हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निजी क्षेत्र उद्योग, देखिए निजी क्षेत्र उद्योग किसको कहते हैं, तो वे उद्योग जिनका स्वामित्व कुछ व्यक्तियों या फर्मों या कंपनियों के पास होता है, इसमें हम बोलेंगे निजी क्षेत्र का उद्योग किसे कहेंगे, तो जिसका मालिक क्या होता है, कोई एक व्यक्ति होता है, किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में जो इसका मालिक रहता है ना जी। जो कंपनी का मालिक कौन रहता है, कोई प्राइवेट व्यक्ति, मतलब अपने आप खुद है उसका मालिक, आपका कंपनी है, आप वहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं सारा पैसा, है ना, तो वो क्या हो गया, वो प्राइवेट हो गया, उसी बोलते हैं निजी, उसी कहते हैं निजी क्षेत्र उद्योग कहते हैं, जिसका मालिक कोई एक व्यक्ति रहता है ना जी। एक व्यक्ति रहे या फिर 2 व्यक्ति पार्टनरशिप में हो सकता है या 3 व्यक्ति पार्टनरशिप में हो सकता है, मतलब किसी निजी व्यक्ति के हाथ में रहे, वहाँ पे सरकार के हाथ में नहीं रहता है इसका कंपनी का कारोबार, बस सही ना। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे ब्रिटानिया लिखा हुआ, ब्रिटानिया बिस्किट वगैरह बहुत सारा प्रोडक्शन करने का काम करता है, और भी तरह तरह के बहुत सारा कंपनी है ना जी, जो पर्सनल कंपनी रहता है। देखिए ब्रिटानिया उद्योग जो ब्रेड और बिस्किट बनाता है, जो ब्रिटानिया किसका बनाता है, ब्रेड और बिस्किट बनाने का काम करता है, तो क्या सरकार बनाता है, किसी मैगी का कंपनी प्राइवेट आदमी का है, बच्चे की नहीं है। तो जो प्राइवेट आदमी बनाता है, खुद से तैयार करता है, उसको बोलते हैं निजी क्षेत्र उद्योग, और जिसका मालिक गवर्नमेंट होता है, सरकार होता है, वो सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग कहलाएगा। कोई दिक्कत, चलिए दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, भारत में अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित है। अधिकांश जो जूट का मिल है वो पश्चिम बंगाल में ही है। पश्चिम बंगाल में क्यों है जी जूट के मिलें अधिकांश, चलिए क्योंकि वहां पे क्या क्या सुविधा है, चलिए देखते हैं। देखिए भारत में सबसे अधिक पटसन का उत्पादन पश्चिम बंगाल में है, तो जूट का जो मिल है अधिकांश कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। क्यों, क्योंकि जूट का देखिए पटसन का जो प्रोडक्शन जो उत्पादन होता है अधिकतर वहीं पे होता है, इसलिए। दूसरा नंबर में इस उद्योग को कच्चे पटसन के निस्तारण के लिए पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती, जो हुगली नदी के पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। दूसरा फायदा ये है कि एक हो गया पहला नंबर में कि वहाँ से पटसन मिल जाता है कंपनी को, वहाँ से क्या मिल जाता है, पटसन। यहाँ पे जूट का मिल है, जूट का मिल है। अब इस मिल को देखिए, पहला फायदा क्या हो गया, पटसन मिल जा रहा है सामने से। दूसरा नंबर पानी की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है मिल में, तो पानी हुगली नदी से मिल जाता है पानी, दूसरा सुविधा, बात सही कि नहीं। और देखिए तीसरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा पड़ोसी राज्यों से सस्ते मजदूर, अब यहाँ पे सस्ता मजदूर भी मिल जाता है इसको, बात सही कि नहीं है। हमारा झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी आसपास के राज्य हैं वहाँ से सस्ता मजदूर मिल जाता है, ये भी यहाँ से हम लोग मिल जा रहा है। पटसन की चीज़ों को निर्यात के लिए कोलकाता का बंदरगाह है। अब साथ में यहाँ पर क्या है, निर्यात करने के लिए, वस्तु को बेचने के लिए बंदरगाह चाहिए, है ना जी, जहाँ से होकर वस्तुओं को क्या कहता है दूसरा देश तक भी बेचा जा सके, तो उसके लिए कोलकाता में बंदरगाह भी है, ये यहाँ पे फायदा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कोलकाता है जो निर्यात करने में क्या करता है, मतलब बंदरगाह भी है वहाँ पे, ये फायदा हो जाता है। चौथा, पांचवा में है कच्चे माल के मिलों तक सुविधाजनक परिवहन के लिए रेलवे, रोडवेज और जल परिवहन है, और साथ साथ में यहाँ पे सड़क परिवहन भी है, बात सही कि नहीं है, तो रेल भी है, सारा सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, जिसके कारण से अधिकतर जूट मिले पश्चिम बंगाल में है। तो दिक्कत क्वेश्चंस में आएगा तो लिख सकते हैं कि अधिकतर जूट मिले पश्चिम बंगाल में क्यों है, क्योंकि वहाँ पे सारा सुविधा उपलब्ध है, पटसन भी मिल जा रहा है, रॉ मटेरियल जो कच्चा माल वो भी मिल जा रहा है, पानी हुगली नदी से मिल जा रहा है, बंदरगाह भी है वहाँ पे, बाजार के रूप में कोलकाता भी है वहाँ पे, बस एक नहीं है, परिवहन भी है वहाँ पे, अड़ोस पड़ोस के राज्य से वहाँ से सस्ते श्रमिक भी मिल जा रहे हैं, इसलिए वहाँ पे उपलब्ध है। कोई दिक्कत, लिख सकते हैं, चलिए लिख सकते हैं। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ बैंकिंग वगैरह का सुविधा भी वहाँ पे उपलब्ध है, ये भी लिखेंगे, जिसके कारण से वहाँ पे उपलब्ध है। ये हो जाता है। देखिए आज का क्लास इतना ही, ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, वहाँ पे आपको पार्ट 2 के लेकर, और पार्ट 2 में जो है बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है अगर ये समझ में आ रहा होगा तभी लाइक कीजिए और तभी सब्सक्राइब कीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा
तो कोई बात नहीं बाबू, कमेंट करके हमको लेकिन ज़रूर बताइएगा कौन सा टॉपिक में आपको दिक्कत है, ठीक है, ताकि उसको हम बढ़िया से फिर से आपको समझा सकें, बता सकें, ठीक है। तो अभी इतना ही, चूँकि बहुत सारा काम है, उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो के साथ में। इसका पार्ट 2 के लिए आप लोग इंतजार कीजिए, हमको लगता है कल तक आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद।